जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, हम एक ऐसे लेखक की बात कर रहे हैं जिनकी कहानियां मतलब आज भी एक पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर देती हैं, जिनकी कलम से निकले शब्द शायद आने वाली कई सदियों तक पढ़े जाएंगे। बिल्कुल, और लोग उन्हें कथा सम्राट का इतना बड़ा दर्जा देते हैं। हाँ, कथा सम्राट। लेकिन और यहीं पे कहानी एकदम से घूम जाती है असल जिंदगी में। ये महान इंसान महीने के महज 8 रुपए में अपना गुजारा कर रहा था। 8 रुपए? ये सोचना भी आज कितना अजीब लगता है ना? मतलब सूखी रोटी खा रहे हैं, घर परिवार की रोजमर्रा की कलह झेल रहे हैं और फटे जूतों में मीलों पैदल चल रहे हैं। तो आज की इस गहन चर्चा में हम मुंशी प्रेमचंद के इर्द गिर्द बुने गए इस चमचमाते हुए साहित्यिक प्रभामंडल को पूरी तरह से हटाने वाले हैं। एकदम सही। हम उस असली इंसान को खोजेंगे जो उस भारी भरकम कथा सम्राट की उपाधि के पीछे कहीं छुप गया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज इस सच्चाई तक पहुंचने के लिए हम किसी बड़े इतिहासकार या बाहरी आलोचक की किताब का सहारा नहीं ले रहे हैं। जी हाँ, हमारे पास आज जो स्रोत है वो बेहद निजी है, एकदम कच्चा और अनएडिटेड। ये स्रोत है प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी द्वारा लिखा गया संस्मरण प्रेमचंद घर में। प्रेमचंद घर में। मुझे लगता है ये किताब 1944 में आई थी, है ना? हाँ, मूल रूप से 1944 में प्रकाशित हुई थी और बाद में उनके नाती प्रबोध कुमार ने इसे 2005 में संशोधित किया। शिवरानी जी ने इस किताब में प्रेमचंद की कोई देवदूत वाली छवि नहीं गढ़ी है। मतलब कोई मूर्ति नहीं बनाई उनकी? बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक ऐसे हार्ड मास के इंसान को पन्नों पर उतारा है जो कमजोर भी था, जिद्दी भी था और अविश्वसनीय रूप से ईमानदार भी था। तो शिवरानी देवी, ये नाम अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए हैं। अगर हम प्रेमचंद को उनकी नजरों से देखने वाले हैं तो पहले हमें यह समझना होगा कि वो खुद कैसी इंसान थी। मतलब क्या वो सिर्फ एक पारंपरिक शांत स्वभाव वाली पत्नी थी जो अपने महान पति की परछाई बनकर रह रही थी? अभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शिवरानी देवी अपने आप में एक बेहद सशक्त और विद्रोही व्यक्तित्व थी। जरा उनके जीवन की शुरुआती देख लीजिए। वो एक बाल विधवा थी। ओहो, बाल विधवा? उस जमाने में ये बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी त्रासदी थी। और फिर 1905 में जब मुंशी प्रेमचंद से उनका विवाह हुआ तो वो कोई आम बात नहीं थी। उस दौर में एक बाल विधवा से शादी करना मतलब समाज से सीधे बगावत करने जैसा था। सच में ये तो बहुत क्रांतिकारी कदम था। हाँ, और शिवरानी जी सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहीं, वो स्वाधीनता आंदोलन में भी सक्रिय रूप से शामिल रहीं। और सबसे बड़ी बात, वो खुद भी एक लेखिका थी। अच्छा, मैंने ये नहीं सुना था पहले। उन्होंने क्या लिखा था? उनकी पहली कहानी साहस नाम से चांद पत्रिका में छपी थी और बाद में उनकी कई कहानियां कौमुदी शीर्षक के साथ सरस्वती प्रेस द्वारा 1937 में प्रकाशित भी हुई। क्या बात है! यानी वो प्रेमचंद के सामने बौद्धिक रूप से एकदम बराबरी पर खड़ी थी। बिल्कुल। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, एक पत्नी के रूप में जब वो संस्मरण लिख रही थी तो क्या उन्होंने प्रेमचंद की कमियों को छिपाने या उन्हें महिमा मंडित करने की कोशिश नहीं की? क्योंकि अक्सर जीवनियों में तो यही होता है। यही तो इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है। इसमें कोई बनावट नहीं है। शिवरानी जी ने किताब की भूमिका में जिसे उन्होंने 2 शब्द कहा है, उसमें साफ लिखा है कि उनके अंदर कोई साहित्यिकता नहीं है। मतलब उन्होंने पहले ही मान लिया कि वो कोई महान साहित्यिक रचना नहीं कर रही हैं। बिल्कुल। ये किताब किसी व्यवस्थित जीवनी की तरह नहीं है। ये 88 अलग अलग उपशीर्षकों में बटी हुई है। इसका कोई सख्त ढांचा नहीं है। उन्हें जैसे जैसे घटनाएं या प्रसंग याद आते गए वैसे वैसे वे उन्हें पन्नों पर उतारती गई। एक तरह से अगर मैं इसे आज के संदर्भ में कहूं तो ये किसी हाई बजट, स्क्रिप्टेड और चमकती हुई डॉक्यूमेंट्री की तरह नहीं है, बल्कि एक हैंड हेल्ड कैमरे से शूट किए गए किसी पुराने अनएडिटेड वीडियो जैसी है। एकदम सटीक उपमा दी है आपने। जहां फ्रेम भले ही हिल रहा हो, लेकिन जो दिख रहा है वो 100% सच है। हाँ, और शिवरानी जी ने स्पष्ट लिखा है कि उनका उद्देश्य किसी महान आत्मा की कीर्ति फैलाना नहीं, बल्कि उस इंसान की विशाल मानवता को सामने लाना है। प्रख्यात पत्रकार बनारसीदास चतुर्वेदी जी ने तो यहाँ तक लिखा था कि शिवरानी जी प्रेमचंद की महज छाया नहीं, बल्कि उनकी पूरक थी। पूरक थी मतलब वो उनके व्यक्तित्व को पूरा करती थी। हाँ, और तर्क वितर्क में वह अक्सर प्रेमचंद से 19 नहीं, बल्कि 21 ही साबित होती थी। ये बहुत बढ़िया बात है। तो इस अनएडिटेड वीडियो में यानी इस संस्मरण में शिवरानी देवी प्रेमचंद के शुरुआती जीवन के बारे में क्या बताती हैं? क्योंकि हर महान कहानी की शुरुआत तो बचपन से ही होती है। बचपन का जो चित्र उभरता है वो गहरे आघातों से भरा है।
1880 में बनारस के लम्ही गांव में उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। जी। लगातार 3 बहनों के जन्म के बाद उनका जन्म हुआ था, इसलिए परिवार में उन्हें तेतर कहा जाता था। तेतर, ये कैसा नाम हुआ? इसका मनोवैज्ञानिक असर क्या होता है एक बच्चे पर? मुझे तो ये सुनकर ही बहुत अजीब लग रहा है। मैं समझ सकती हूँ। ग्रामीण उत्तर प्रदेश के उस दौर में तेतर का मतलब सिर्फ चौथा बच्चा नहीं था, इसके साथ एक अजीब सा अंधविश्वास जुड़ा होता था। अक्सर ऐसे बच्चों को या तो बहुत ज्यादा मनहूस माना जाता था या फिर बहुत अलग थलग कर दिया जाता था। बाप रे, एक बच्चे को बचपन से ही ऐसा महसूस कराना, इससे तो उसके भीतर एक गहरा अलगाव या अनचाहे होने का भाव आ जाएगा। बिल्कुल। और उनके हिस्से का संघर्ष बस यही नहीं रुका। जब वो केवल 8 साल के थे, तब उनकी माता आनंदी देवी का निधन हो गया। बहुत छोटी उम्र थी उनकी। हाँ, और फिर पिता ने दूसरी शादी कर ली, जो विमाता घर आईं, जिन्हें प्रेमचंद चाची कहते थे। उनका व्यवहार प्रेमचंद के प्रति बहुत रूखा और ठंडा था। प्रेमचंद को वो मातृ प्रेम कभी मिला ही नहीं जिसकी एक बच्चे को जरूरत होती है। और शायद यही खालीपन, यही बेगानापन उनके साहित्य में छलक कर बाहर आता है। जब वो अपनी कहानियों में अनाथ बच्चों या समाज के ठुकराए हुए लोगों की बात करते हैं, तो वो दर्द असली लगता है, क्योंकि उन्होंने खुद उसे जिया था। सही कहा आपने। और सिर्फ बचपन नहीं, उनकी पहली शादी का किस्सा भी किसी त्रासद कॉमेडी से कम नहीं था। अरे हाँ, मैंने भी कहीं पढ़ा था कि उनकी पहली शादी बहुत ही अजीब परिस्थितियों में हुई थी। क्या था वो किस्सा? वो किस्सा उनके सीधेपन और उस समय के पारिवारिक दबावों का एकदम सटीक उदाहरण है। उनका पहला विवाह एक ऐसी स्त्री से तय हुआ जो उम्र में उनसे बड़ी थी और जैसा कि उल्लेख मिलता है, देखने में भी कुरूप थी। तो क्या उन्हें इस बात का पता नहीं था शादी से पहले? थे कि मंडप छाने के लिए बांस भी खुद ही अपने कंधों पर काट कर लाए थे। बाप रे, खुद ही बांस काट के ला रहे हैं अपनी शादी के लिए? हाँ, लेकिन वो शादी उनके लिए एक दुस्वप्न साबित हुई। रोज रोज की कलह और लड़ाई झगड़ों से हालात इतने बिगड़ गए कि अंततः उन्हें उस पत्नी को उसके मायके वापस छोड़ना पड़ा। एक टूटा हुआ बचपन, माता पिता का वो प्यार ना मिलना, और फिर एक असफल और कड़वी पहली शादी, ये सब चीजें किसी भी इंसान को बहुत कड़वा और चिड़चिड़ा बना सकती हैं। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में शिवरानी देवी आती हैं। जी। तो जब वे दोनों साथ रहने लगे, तो उनका रोजमर्रा का जीवन कैसा था? मेरा मतलब है, क्या उनके पास एक लेखक वाली वो सुख सुविधा थी जहां वो एकांत में आराम से बैठकर सिर्फ साहित्य रच सकें? सुख सुविधाओं का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। उनकी दिनचर्या सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। बताइए, कैसी थी दिनचर्या? रूखा सूखा मिल जाता, जैसे कभी घी के साथ शक्कर और गुड़, बस उसे ही खाकर लिखने बैठ जाते थे। घी के साथ शक्कर और गुड़, बस यही? हाँ, बहुत ही साधारण शौक थे उनके। जैसे पतंग उड़ाना उन्हें बहुत पसंद था। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात इस संस्मरण से पता चलती है, वो है उनकी आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति? वो तो मशहूर लेखक थे ना? मशहूर तो थे, लेकिन इलाहाबाद में रहते हुए उन्हें महीने के सिर्फ 10 रुपए मिलते थे। क्या? सिर्फ 10 रुपए? मतलब मैं समझता हूँ कि उस जमाने में 10 रुपए की कीमत आज के मुकाबले बहुत ज्यादा रही होगी, लेकिन फिर भी क्या एक पूरा परिवार चलाने के लिए ये काफी था? बिल्कुल भी काफी नहीं था। और सुनिए, उस 10 रुपए में से भी वो 7 रुपए अपने घर यानी लमही, अपने परिवार की बाकी जिम्मेदारियों के लिए भेज देते थे। तो उनके पास बचे सिर्फ 3 रुपए? हाँ, सिर्फ 3 रुपए। और अपना और अपनी पत्नी का पेट पालने के लिए वो ट्यूशन पढ़ाते थे, जिससे उन्हें 5 रुपए और मिल जाते थे। यानी 3 रुपए वो और 5 रुपए ट्यूशन के, कुल मिला के 8 रुपए। बिल्कुल। भारत का सबसे महान लेखक महज 8 रुपए के कुल बजट में अपना पूरा जीवन काट रहा था। ये तो सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जरा सोचिए, एक आदमी जो 8 रुपए में अपनी जिंदगी खींच रहा है, वो महलों की या राजा महाराजाओं की कहानियां कैसे लिख सकता है? वो लिख ही नहीं सकता था। और यही सबसे बड़ा कारण है कि उनके साहित्य की आत्मा गांव के खेत, मजदूर और दलित वर्ग बने, क्योंकि वो खुद को भी एक मजदूरी मानते थे। ये बात एकदम दिल को छू लेने वाली है। किताब में एक बहुत ही भावुक प्रसंग है उनके नौकर कज्जाकी का। प्रेमचंद का अपनी पत्नी शिवरानी जी से स्पष्ट कहना था कि नौकर को कभी नौकर मत समझो, वो तुम्हारा मददगार है। उसे तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें उसकी जरूरत है। ये कोई ऐसी बात नहीं थी जो उन्होंने किसी पश्चिमी दार्शनिक की भारी भरकम किताब पढ़कर सीखी हो। ये तो 8 रुपए में गुजारा करने वाले एक इंसान की जमीनी सच्चाई थी।
तो क्या वो महज एक ऐसे सीधे साधे इंसान थे जो अपने हालात से बस समझौता करके जी रहे थे? जी जी। क्योंकि जब हम उनकी कहानियां पढ़ते हैं तो वो समाज की सड़ी गली रूढ़ियों पर बहुत सीधा और तीखा प्रहार करते हैं। जी। तो मैं सोच रहा था कि क्या ये प्रहार सिर्फ कागजों तक ही सीमित था या उन्होंने इसे अपने घर की चारदीवारी के भीतर अपनी निजी जिंदगी में भी लागू किया था? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि बहुत से लेखक कागज पर तो बहुत क्रांतिकारी होते हैं, लेकिन अपने घर में पूरी तरह से दकियानुसी। हाँ बिल्कुल, ऐसे दोहरे मापदंड बहुत आम हैं। लेकिन प्रेमचंद ऐसे बिल्कुल नहीं थे। उनके घर से शुरू हुए समाज सुधार का सबसे बड़ा उदाहरण उनकी अपनी बेटी कमला का विवाह है। कमला, उनकी बेटी, क्या हुआ था उनकी शादी में? जब बेटी की शादी का समय आया तो प्रेमचंद ने साफ कह दिया कि वो कन्यादान नहीं करेंगे। रुकिए जरा ठहरिए। 1920 या 30 के दशक में उत्तर प्रदेश के गांव कस्बे के ब्राह्मण कायस्थ परिवेश में एक पिता कह रहा है कि वो अपनी बेटी का कन्यादान नहीं करेगा। जी हाँ। बाप रे, ये तो उस समय के समाज में भूचाल लाने वाली बात रही होगी। धर्म के ठेकेदारों ने तो आसमान सिर पे उठा लिया होगा। उन्होंने अपनी पत्नी को इस बात के लिए राजी कैसे किया? उनका तर्क बहुत ही सीधा और एकदम आधुनिक था। उन्होंने शिवरानी जी से कहा, दान बेजान चीजों का होता है, ज्यादा से ज्यादा हम गाय का दान कर सकते हैं, लेकिन एक जीती जागते लड़की, एक इंसान का दान कैसे किया जा सकता है? क्या बात है। सच में ये एक आहा मोमेंट है। हम आज भी अक्सर कन्यादान शब्द का इस्तेमाल बिना सोचे समझे एक रस्म की तरह कर लेते हैं। बिल्कुल बिना उसका असली मतलब समझें। लेकिन उन्होंने उस समय उस शब्द के भीतर छिपे स्वामित्व, या जिसे हम ओनरशिप कहते हैं, उस भाव को पकड़ लिया था। हाँ, सोचिए, जिस रस्म को समाज सदियों से सबसे बड़ा पुण्य मानता आ रहा था, प्रेमचंद ने उसे एक ही झटके में ये कहकर खारिज कर दिया कि ये स्त्री के मानवीय अस्तित्व का ही अपमान है। कमाल है। तो स्त्रियों पर लेकर उनके बाकी विचार कैसे थे? क्या वो सिर्फ घर के कामों में उनकी मदद करने या उन्हें थोड़ी बहुत छूट देने को ही समानता मानते थे? बिल्कुल नहीं। उनकी सोच इसकी जड़ों तक जाती थी। किताब में शिवरानी जी के साथ उनका एक संवाद है जो आज के दौर में भी उतना ही प्रासंगिक है। क्या संवाद था वो? प्रेमचंद कहते हैं कि शुरुआत में पुरुषों ने अपनी शारीरिक ताकत के बल पर स्त्रियों को दबाया, लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? क्या हुआ? जब स्त्रियां कमजोर और गुलाम हो गईं, तो उनकी कोख से जन्म लेने वाली आने वाली पीढ़ियां, जिनमें पुरुष भी शामिल हैं, वो जन्म से ही कमजोर और गुलाम मानसिकता के साथ पैदा हुईं। ओहो, यानी वो भारत की राजनीतिक गुलामी को, जो समय अंग्रेजों की गुलामी थी, उसे सीधे तौर पर स्त्रियों की सामाजिक गुलामी से जोड़ रहे थे। हाँ, उनका साफ कहना था कि जो चीज महज धर्म या नैतिकता पर छोड़ दी जाती है, वो एक तरह से मुर्दा है। अगर समाज को सच में सुधारना है तो कानून का डंडा जरूरी है। बिना कानूनी ताकत के स्त्री कभी आजाद नहीं हो सकती। ये दृष्टिकोण तो काफी हद तक महात्मा गांधी के विचारों से मेल खाता है ना? मतलब समाज सुधार को देश की राजनीति के साथ जोड़कर देखना। बिल्कुल, वो गांधी जी के विचारों से बहुत गहराई से प्रभावित थे, और ये सिर्फ कोई बौद्धिक प्रभाव नहीं था कि बस पढ़ लिया और बात खत्म। इसका असर उनके जीवन के ठोस फैसलों पर पड़ा। जैसे कि 1921 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया, तो प्रेमचंद ने एक पल भी सोचे बिना अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। बाप रे, सरकारी नौकरी छोड़ दी, वो भी उस इंसान ने जो 8 रुपए में गुजारा कर चुका था। जी हाँ, अपनी आजीविका का एकमात्र सुरक्षित साधन उन्होंने राष्ट्र के नाम पर अपने उसूलों के लिए छोड़ दिया। अब यहाँ मुझे थोड़ी उलझन हो रही है। कैसी उलझन? देखिए, एक तरफ वो सामाजिक समानता की बात कर रहे हैं, गांधी जी से प्रभावित होकर नौकरी छोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ वो साहित्य रच रहे हैं। किताब के अनुसार उनका पहला उपन्यास कृष्णा 1905 में आया, फिर प्रेमा आया। उनके 2 बेटे भी थे, श्रीपत राय और अमृत राय। तो परिवार भी बढ़ रहा था। उनके लिए उन सब का आपस में क्या संबंध था? क्या साहित्य सिर्फ मनोरंजन था या राजनीति का ही कोई हिस्सा? प्रेमचंद ने इसे बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। उनका मानना था कि साहित्य, समाज और राजनीति, ये तीनों अलग अलग डिब्बे नहीं हैं। तो क्या है? ये एक ही बीज के हिस्से हैं। समाज इंसानों का समूह है, राजनीति का सीधा असर उन इंसानों के रोजमर्रा के सुख दुख पर पड़ता है, और साहित्य उन इंसानों की भावनाओं और उनकी चेतना को आकार देता है। इसलिए एक सच्चा लेखक कभी भी राजनीति या समाज से आंखें चुरा ही नहीं सकता। ये सब सुनने में बहुत महान लगता है, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा असहमत होना चाहूंगा, या कहूँ कि प्रेमचंद के इस तरीके पर सवाल उठाना चाहूंगा। जरूर, बताइए। देखिए, वो प्रकाशकों के लिए लिखते थे। प्रकाशक उनकी किताबों से मुनाफा कमा रहे थे और वो खुद आर्थिक तंगी में जी रहे थे। क्या उन्हें अपने काम की मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए थी?
क्या इस जिसे आप तपस्या कह रही हैं, क्या इस तपस्या के चक्कर में वो अपने ही परिवार के भविष्य को अंधकार में नहीं ढकेल रहे थे? शिवरानी जी ने उनसे ये सवाल तो जरूर पूछा होगा कभी न कभी। हाँ, और शिवरानी जी ने ठीक यही सवाल उनसे पूछा था कि आप इतनी मेहनत करते हैं, रात दिन लिखते हैं, प्रकाशक मालामाल हो रहे हैं और हम गरीबी में जी रहे हैं। बिल्कुल लाजमी सवाल है। तो प्रेमचंद ने क्या जवाब दिया? इसके जवाब में प्रेमचंद ने जो कहा वो उनके पूरे जीवन का दर्शन है। उन्होंने कहा कि लेखक के पास बांटने के लिए होता ही क्या है, उसके पास सिर्फ उसकी तपस्या होती है। आम आदमी जो तपस्या करता है वो अपने लिए, अपने मोक्ष के लिए करता है। सही बात है। लेकिन एक सच्चा लेखक जो तपस्या करता है वो जनता के कल्याण के लिए होती है। वो अपने लिए कुछ नहीं बचाता। अपने लिए कुछ नहीं बचाता। ये सुनना बहुत आदर्शवादी लगता है, बहुत कविता जैसा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ये बहुत क्रूर भी तो है। और इसकी क्रूरता को प्रेमचंद खुद भी समझते थे। इसी बात को समझाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को एक बहुत ही मार्मिक उपमा दी थी। क्या उपमा दी थी? उन्होंने खुद की तुलना एक दिए यानी मिट्टी के दीपक से की थी। दिया यानी जो रोशनी देता है? सिर्फ रोशनी देना नहीं, जरा सोचिए कि एक दिया रोशनी कैसे देता है। वो अपने ही भीतर रखे तेल को जलाता है, अपनी ही बत्ती को राख करता है। प्रेमचंद ने शिवरानी जी से कहा कि दिए का काम है जलकर रोशनी देना। जब तक उसके भीतर तेल और बत्ती है वो जलता रहेगा। इस जलने से किसी को फायदा हो या नुकसान, दिए को इससे कोई मतलब नहीं होता, वो बस अपना काम करता है। उफ, मतलब यानी वो खुद को, अपने स्वास्थ्य को, अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा को उस तेल की तरह जला रहे थे ताकि समाज के उस घने अंधेरे में कुछ रोशनी फैल सके। उन्हें पता था कि वो खुद को नष्ट कर रहे हैं। बिल्कुल पता था, और ये कोई छिपी हुई बात नहीं थी। उस समय के साहित्य जगत को भी ये दिख रहा था। 1932 में विशाल भारत पत्रिका के संपादक ने बहुत भारी मन से लिखा था कि ये हिंदी भाषियों के लिए हमेशा एक कलंक रहेगा कि उनके सर्वश्रेष्ठ और सबसे महान कलाकार को जीवन भर घोर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। ये सच में एक ऐसा अपराध है जिससे उस दौर का समाज कभी मुक्त नहीं हो सकता। सही कहा। और आखिरकार उस दिए का तेल खत्म होने लगा। वो शरीर जिसने बचपन से ही इतनी तकलीफें झेली थी, कभी अनाथ होकर, कभी 8 रुपए में गुजारा करके, अब वो शरीर जवाब दे रहा था। जी, 8 अक्टूबर 1936 एक लंबी और असाध्य बीमारी से लड़ते हुए प्रेमचंद का निधन हो गया। लेकिन उनकी तपस्या का स्तर देखिए। बीमारी की उस भयानक अवस्था में भी जब उनसे ठीक से बैठा तक नहीं जाता था, वो अपना अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र लिख रहे थे। बाप रे, शरीर टूट रहा था लेकिन कलम नहीं रुकी थी। बिल्कुल नहीं रुकी। और पीछे रह गई शिवरानी देवी, वो महिला जिन्होंने उन 30-32 सालों में उनके साथ एक एक पल जिया था। जब प्रेमचंद गए तो उनका वो दिया तो बुझ गया, लेकिन शिवरानी जी के हिस्से में क्या आया? शिवरानी जी ने किताब की शुरुआत में ही इसका बहुत ही मार्मिक जवाब दिया है। वो लिखती हैं कि इंसान जब तक जिंदा रहता है दुनिया उसे पहचान नहीं पाते। वो लिखती हैं कि ईश्वर की बनाई कोई भी चीज स्थायी नहीं है, मनुष्य भी स्थायी नहीं है। तो फिर स्थायी क्या है? उनके अनुसार जो चीज सबसे ज्यादा स्थायी है वो है हृदय के अंदर बस जाने वाला दर्द। दर्द ही स्थायी है, ये बात बहुत गहरी है। प्रेमचंद ने भी अपने अंतिम दिनों में शिवरानी जी से कहा था कि हम तुम एक ही नाव के यात्री हैं। उन्होंने कहा था कि वो दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान के ऋणी होना चाहते हैं और वो है शिवरानी देवी, क्योंकि दोनों ने बिना किसी शर्त के एक दूसरे को अपने हाथों में सौंप दिया था। यानी ये पूरी किताब प्रेमचंद घर में जी, ये किसी महान साहित्यकार का सिर्फ गुणगान नहीं है, ये उसी नाव के एक बचे हुए यात्री की गवाही है। जी, ये उस दर्द का दस्तावेज है जो शिवरानी जी ने अपने सीने में महसूस किया था। एकदम सही कहा आपने। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि उन्होंने ये संस्मरण लिखा ताकि आलोचक और आम पाठक प्रेमचंद के साहित्य को बेहतर ढंग से समझ सकें, क्योंकि उनकी कहानियों की एक एक पंक्ति में, एक एक शब्द में उनकी आदमियत यानी उनकी विशाल मानवता की छाप है। बिल्कुल। जो इंसान 8 रुपए में घर चलाकर भी अपने नौकर को अपना भाई समझ सकता है, बेटी के कन्यादान से इनकार कर सकता है, वही इंसान ईदगाह या गोदान जैसी कालजयी रचनाएं दे सकता है। अगर हम इन सारी कड़ियों को जोड़ें तो इस गहन चर्चा से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। प्रेमचंद का जो स्वरूप हमें उनके साहित्य में मिलता है, जो दलितों के लिए, शोषितों के लिए और स्त्रियों के लिए आवाज उठाता है, वो स्वरूप कोई साहित्यिक चोला नहीं था जिसे वो बस लिखते समय पहन लेते हों। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उनकी असलियत थी,
वो उनके जीने का तरीका था। और ये सच्चाई हमें उनकी पत्नी की उस असीम और बेबाक ईमानदारी के कारण पता चलती है, जिसने इस दिए की रोशनी को किताबों के पन्नों में हमेशा के लिए अमर कर दिया। और मुझे लगता है कि ये बात आज के समय में और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है, आप ऐसा क्यों मानती हैं? क्योंकि आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां लोग अपनी पब्लिक इमेज और प्राइवेट लाइफ के बीच एक बहुत बड़ी दीवार बनाकर रखते हैं। मंच पर कुछ और बोलते हैं और घर में कुछ और करते हैं। लेकिन प्रेमचंद का जीवन हमें बताता है कि असली और स्थायी प्रभाव किसी दिखावे या पीआर से नहीं आता। सही बात है। वो जमीनी सच्चाई और विचारों की उस स्पष्टता से आता है जिसे आप अपने घर की चार दीवारी में भी वैसे ही जीते हैं जैसे पूरी दुनिया के सामने। बिल्कुल। और आज की ये चर्चा हमें एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमारे पास सोचने के लिए एक बहुत ही तीखा और शायद थोड़ा बेचैन करने वाला सवाल है। जी। देखिए, प्रेमचंद का ये दृढ़ विश्वास था कि एक लेखक खुद को दिए की तरह जलाकर राख कर देता है ताकि दुनिया को रोशनी मिल सके। वो अपनी तपस्या से सब कुछ लुटा देता है और अपने लिए कुछ नहीं बचाता। हाँ। अब जरा हम अपने आज के आसपास के माहौल को देखें। आज के इस आधुनिक दौर में जहां हर विचार का, हर कला का मोनेटाइजेशन किया जाता है, जहां पर्सनल ब्रांडिंग और खुद को बेचने की कला ही सफलता का एकमात्र पैमाना बन गई है, तो क्या इस समाज में कोई आधुनिक प्रेमचंद टिक पाएगा? ये बहुत ही चुभने वाला सवाल है ना? अगर कोई आज अपना सारा तेल जलाकर दूसरों को रोशनी दे और खुद के लिए कुछ ना बचाए, तो क्या ये दुनिया उसके इस निस्वार्थ समर्पण को नमन करेगी? या फिर आज का ये समाज उनकी इस तपस्या को महज एक असफलता का टैग देके आगे बढ़ जाएगा? सच में ये हमें अपने समाज के खोखलेपन पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जो प्रेमचंद की महानता को तो और ऊंचा करता ही है, लेकिन साथ ही हमारे आज के समाज के मूल्यों पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। इस पर गहराई से सोचिएगा जरूर।